मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है भाषा सर्वेक्षण, इसका स्वरूप और इसकी प्रविधि के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरी सभी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सर्वेक्षण क्या होता है। देखिए, सर्वेक्षण का अर्थ होता है कि किसी विषय के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना तथा इन तथ्यों की जांच पड़ताल के साथ निरीक्षण करके इस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे सर्वेक्षण कहा जाता है। अगर हम एक किसी उदाहरण के साथ अगर इसे समझें तो मान लीजिए, जिस प्रकार हमारे देश में पोलियो उन्मूलन जो अभियान है वो चल रहा है, तो इस अभियान में हम किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि पोलियो की दवाई कितने बच्चों ने पी, कितने बच्चे जो हैं वो पोलियो से ग्रस्त हैं, कितने अंतराल के बाद दवाई पिलाई जाती है। इन सभी जानकारियाँ एकत्र करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है उसका निरीक्षण किया जाता है, उसे सर्वेक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार अगर भाषा सर्वेक्षण क्या होता है, तो देखिए, किसी भाषा या किसी क्षेत्र विशेष की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब तथ्यों को एकत्र करके उनका निरीक्षण किया जाए तो वह भाषा सर्वेक्षण कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसका इतिहास कैसा रहा। देखिए, भारतीय भाषा सर्वेक्षण का इतिहास किस प्रकार से था। भारतीय भाषा सर्वेक्षण के इतिहास के विषय में डॉक्टर राजमणि शर्मा जी का कहना है कि भारत में सबसे पहला जो भाषा सर्वेक्षण का कार्य था वो विलियम जोन्स की प्रेरणा से 1816 ईस्वी में किया गया था, और इस कार्य में डब्ल्यू कैरे ने और जे मार्शल मैन ने और डब्ल्यू वार्ड की सहायता से यह कार्य संपन्न किया गया था। इसमें 33 भारतीय भाषाओं के उप नमूने थे। इसके बाद द्रविड़ भाषाओं को अलग अलग वर्ग में रखने की ओर से B.H. हाग्सन ने ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद सन 1856 ईस्वी में कार्लवेल ने इन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। भाषाई उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो इसका सर्वेक्षण का जो सूत्रपात जो था वो सर टाइम्स एरस्किन पेरी ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने भारतीय भाषाओं को उत्तरी और दक्षिणी दो वर्गों में बांटकर उनके भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक मानचित्र भी दिया था। भौगोलिक आधार पर यह पहला प्रयास माना जाता है। भारत में प्रारंभिक कार्यों में बीम्स ग्रियसन ब्लॉक एवं हार्ले के शोधों का महत्व बताया जाता है। द्रविड़ जो परिवार थे उसमें तमिल में भाषा सर्वेक्षण की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में बोलियों पर कार्य किया गया। इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम के निर्देशन में केरल के विश्वविद्यालय में बोली सर्वेक्षण योजना को चलाया गया। ये जो योजना थी, इसका जो आधार था वो क्या था, भौगोलिक एवं जानीय दोनों को ही रखा गया। यह पहला कार्य था जिसमें एटलस का निर्माण भी किया गया। कन्नड़ और तेलुगु बोलियों पर भी कार्य किया गया। प्रोफेसर भाद्रीराज कृष्णमूर्ति के निर्देशन में तेलुगु भाषा के सर्वेक्षण पर कार्य किया गया, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भाषा भूगोल के सिद्धांत पर बड़ी जो निपुणता से सुप्रसिद्ध भाषा विद्वान डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर पुष्ट किया। यह कार्य जो था वो ए सर्वे ऑफ तेलुगु डायलेक्ट वोकेबुलरी शीर्षक से आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी में प्रकाशित किया गया, जिसमें कि 23 मानचित्र हैं और इसमें से 28 मानचित्र के आधार पर 5 मानचित्र समभाषांश रेखाओं के पाए गए हैं। इस प्रकार अगर अन्य भाषाओं की बात करें तो डॉक्टर घटके ने मराठी बोलियों के सर्वेक्षण के अंतर्गत कई बोलियों के अध्ययन को भी संपादित किया। और अगर गुजराती भाषा की बात करें तो गुजराती की बोलियों के संबंध में प्रोफेसर दबे तथा डॉक्टर पंडित का कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। और अगर बंगाली भाषा की बात करें तो बंगाली भाषा में डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर सेन और S.P. चौधरी ने इसमें बहुत ही प्रमुख कार्य किया है। इस प्रकार पंजाब की भाषाई जो है एटलस, पंजाब की जो एटलस है वो डॉक्टर गिल के निर्देशन से तैयार मानी जाती है। उन्होंने तैयार किया था, डॉक्टर गिल ने।
ये वे विद्वान हैं जिन्होंने भाषा सर्वेक्षण में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। लेकिन किसी भी भाषा का जो अगर सर्वेक्षण करना हो तो वो कोई सरल कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि एक ही भाषा में जो है कई भाषाई रहते हैं। उन भाषाइयों में से ही किसी एक भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष की भाषा का सर्वेक्षण करना होता है। एक ही क्षेत्र में कई भाषा समाज के लोग भी रहते हैं। पहले हमें इन भाषाई समाज को अलग अलग करना होता है, इसके बाद कहीं जाकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब सर्वेक्षण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से, देखियो किस प्रकार से उनकी प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है कि सर्वप्रेक्षण उस क्षेत्र विशेष का चुनाव करना होता है जिसका सर्वेक्षण किया जाना है। और दूसरा क्या है कि इस समूह का चुनाव करना जिसका सर्वेक्षण करना है। पहले तो क्षेत्र को चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद समूह को चुनाव करेंगे जिसका सर्वेक्षण किया जाना है। तीसरा चरण इसका क्या होता है कि क्षेत्र के चुनाव के बाद उस क्षेत्र में कितने भाषाई समाज के लोग रहते हैं उनका चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद उन भाषाई समाज के भाषाई नमूनों का संग्रह करना। यह संग्रह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ये दोनों ही प्रकार का संग्रह किया जा सकता है। इसका जो अगली प्रक्रिया का जो चरण है वो है कि नमूनों के संग्रह के पश्चात इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद क्या होता है कि निकाले गए तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा सर्वेक्षण की प्रविधि कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसकी जो पहली प्रविधि है, इसकी दो ही प्रविधि है, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो पहली है गुणात्मक प्रविधि। गुणात्मक प्रविधि में क्या होता है कि देखिए जैसा कि इस विधि के नाम से ही ज्ञात होता है, गुणात्मक अर्थात इस सर्वेक्षण विधि में सर्वेक्षणकर्ता भाषा का सर्वेक्षण करते समय पैदा होने वाले जटिल प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है। और इस बदलाव के पीछे कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि समाज की सोच, जीवन शैली, रहन सहन में बदलाव। ये सब बदलाव समाज में स्वाभाविक है, ये आने ही आने। इन सब बदलावों के बाद भाषा में भी बदलाव आने लगता है। लेकिन भाषा में बदलाव आने के बाद समाज में तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार किया जाए, किस भाषा में अन्य भाषा की तुलना में क्या विशेषताएं हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश इसी प्रविधि के द्वारा की जाती है। लेकिन ये जो प्रविधि है गुणात्मक, इसका एक दोष भी है। और वो दोष क्या है कि ये जो प्रविधि है बड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने में सफल नहीं होती। कहने का अर्थ क्या है कि अगर किसी व्यापक क्षेत्र की भाषा संबंधी जानकारी प्राप्त करनी हो तो यह प्रविधि जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होती। यह जो प्रविधि है गुणात्मक, वह केवल तुलना करने में ही सहायक सिद्ध होती है। अब इसकी दूसरी प्रविधि कौन सी है, मात्रात्मक प्रविधि। देखिए मात्रात्मक में क्या होता है, जो मात्रात्मक प्रविधि होती है वास्तव में ये गुणात्मक प्रविधि का ही विस्तार रूप होता है। ये उससे विपरीत नहीं होती, ये उसी का विस्तार रूप होता है। इस प्रविधि का प्रयोग अध्ययन क्षेत्र बड़ा होने पर या फिर तथ्यों के साथ एकत्र करने के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसा कि इसके नाम से ही है कि मात्रात्मक यानी कि मात्रा का अर्थ होता है जिसे गिना जा सके। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की मातृभाषा की जानकारी प्राप्त करनी है, तो ऐसी स्थिति में मात्रात्मक प्रविधि का प्रयोग करके उसकी भाषा का संग्रह और विश्लेषण कर सकते हैं। तो देखिए लेकिन बच्चों यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये दोनों जो प्रविधियाँ हैं गुणात्मक और मात्रात्मक, ये दोनों प्रविधियाँ एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जो गुणात्मक प्रविधि है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तुलना करने में, और जो मात्रात्मक प्रविधि है इसका प्रयोग बड़े क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। भाषा सर्वेक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए इसका जो पहला उद्देश्य क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि अगर हमें कहीं की जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ का सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। सर्वेक्षण के द्वारा हमें उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसका जो दूसरा उद्देश्य क्या है कि किसी भाषा के भाषाई समाज की जानकारी प्राप्त करना। अगला उद्देश्य है कि किसी भाषाई समाज में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या प्राप्त करना, कि वहाँ पर एक जो कोई पर्टिकुलर भाषा है वो कितने लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं।
अगला है कि भाषा में पैदा होने वाले बदलाव की जानकारी प्राप्त करना, कि अगर पहले कोई भाषा दूसरी भाषा बोली जाती थी लेकिन आज कोई और भाषा बोली जा रही है, यानी कि भाषा में अगर कोई बदलाव आया है तो भी इसी के माध्यम से हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसका जो अगला उद्देश्य है वो है कि एक निश्चित सीमा के भीतर दो भाषाओं में पैदा होने वाले अंतर को देखना। इसका अगला उद्देश्य है कि एक ही समाज में रहने वाले लोगों का संप्रेषण माध्यम या उसकी स्थिति देखना, यानी कि अगर लोगों की क्या स्थिति है, समाज में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, वो भी सर्वेक्षण के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इसके बाद जो इसका उद्देश्य आता है वो है कोड मिश्रण, द्विभाषिकता या बहुभाषिकता के स्तर पर कोड की जांच करना। इसका अगला उद्देश्य है कि समाप्त होने वाली भाषाओं की गणना करना, यानी कि अगर कोई ऐसी भाषा है जो अब लुप्त होने लगी है तो उसकी गणना भी इसी के माध्यम से की जा सकती है। इसकी जो अगली जो विशेषता है, अगली जो इसका उद्देश्य है वो है पिंजिन और क्रियोल भाषा के पैदा होने के कारण की जांच करना। देखिए, पिंजिन और क्रियोल भाषा क्या होती है? ये होती है ऐसी भाषा जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से पैदा होती है, यानी कि ये वास्तविक भाषा नहीं होती। ये दो प्रदेशों के अगर कोई दो व्यक्ति हैं, जब वो दोनों आपस में व्यवहार करते हैं तो उस समय पे जो एक नई भाषा निकल कर आती है उसे पिंजिन या क्रियोल भाषा का नाम दिया जाता है। इसका जो अगला उद्देश्य है वो है भाषा और बोलियों के सूक्ष्म विभेदों को ज्ञात करना, यानी कि दो अगर भाषा है उनमें जो कोई अगर भेद आ गया है उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सर्वेक्षण का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये तो था भाषा सर्वेक्षण, स्वरूप और प्रविधि। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।